गांव सोहनपुर, जहां गरीब किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता है। आज भी आसमान में एक भी बादल नहीं है। लगता है इस बार बारिश नहीं होगी। समझ नहीं आ रहा, अगर फसल नहीं हुई तो सब कुछ कैसे हो पाएगा। मोहन की दवाई, साहूकार का कर्ज, कैसे करेंगे सब कुछ। आप सही कह रहे हैं। अब तो मोहन की दवाइयाँ भी खत्म होने को आई हैं। घर में अनाज भी बहुत कम है। इसी तरह चलते रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लगता है अब मुझे भी काम ढूंढना पड़ेगा। नहीं सीता, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम बस मोहन का ध्यान रखो। चलो सीता, मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ। देख कर आऊं जरा फसल कैसी हो रही है। ठीक है जी, पर जल्दी आना। रामू रोज की तरह आज भी खेतों की ओर निकला, मगर आज खेतों ने उसका स्वागत नहीं किया। मिट्टी सूख चुकी थी। रामू की आंखों में नमी थी। वो अपने खेत की ओर देख रहा था और आसमान को। सयामू काका और शंभू रामू के पास आते हैं। रामू बेटा, इस साल तो मौसम ने सब कुछ उजड़ दिया। देखो, हमारी फसल आधी भी नहीं बची। अब घर कैसे चलेगा? बच्चों का क्या होगा? हमने भी तेरे जैसे कई साल कम किया। अब तो जमीन भी जैसे जवाब दे रही है। खाद महंगा, पानी कम और ऊपर से साहूकार। इस बार तो किसानों पर बड़ी भारी मार पड़ी है। मैं समझ सकता हूँ काका, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। सिवाय बारिश का इंतजार करने के अलवा देखते हैं किस्मत के खेल खेलती है। रामू निराश मन से घर लौट आता है। क्या परेशान लग रहे हैं। तुम तो जनती हो सीता, इस बार फसल ठीक से नहीं हो रही है और बारिश का कोई आता पता नहीं। समझ नहीं आ रहा कैसे हो पाएगा। चिंता मत कीजिए, सब सही होगा। रात गहरी थी और झोपड़ी में बस एक दिया चल रहा था। मिट्टी की खुशबू में अब बस उम्मीद नहीं, चिंता खुली थी। रामू और उसकी पत्नी सीता अपने बीमार बेटे के पास बैठे सोच रहे थे कि जिंदगी क्या चीनी की उनसे। सुनिए जी, आखिर कब तक ऐसा चलेगा। खेत सूख गए हैं, अनाज भी खत्म हो गया है और मोहन की दवा भी नहीं बची। लगता है भगवान ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। सीता, मैं भी तो यही सोचता हूँ। दिन रात मेहनत की मिट्टी में जान डाल दी, पर अब आसमान ही रूठ जाए तो किसान क्या करे। साहूकार रोज धमकी देता है, कहता है अगली अमावस्या तक कर्ज चुका देना। घर में ना अन्न है ना पैसा, फिर भी वो चैन से नहीं बैठता। मोहन को देखो, उसका चेहरा पीला पड़ चुका है। हाँ सीता, मेरा दिल जलता है मोहन को इस तरह देख। काश मेरे हाथों में कोई चमत्कार होता, मैं अपनी मिट्टी में सोना उगा देता और हम सब हंसी खुशी रहते। दोनों चुप हो जाते हैं। तभी बारिश की आवाज सुनाई देती है। दोनों बाहर जाकर देखते हैं। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। बारिश देखते ही जैसे रामू और उसकी पत्नी को एक सुकून मिला। देखा सीता, बारिश आ गई है। अब हमारी फसल सही से हो जाएगी और हम अपने बेटे मोहन का भी इलाज अच्छे से कर सकेंगे। आप सही कह रहे हैं, अब सब कुछ सही हो जाएगा। रामू भाई, जरा बाहर तो आना। देख आए खेतों में फसल का क्या हाल है। बारिश के बाद मैं बस अभी तुम्हारे पास ही आ रहा था। इस बार बारिश ने तो एक नई उम्मीद पैदा कर दी। दोनों खेतों की ओर चल पड़ते हैं। रामू खेत में खड़ा है, पास में उसका दोस्त रघु। दोनों फसल को देख रहे हैं। देख रघु, ये मेरी फसल 6 महीने की मेहनत सब कीचड़ में मिल गया। अब क्या होगा हमारे बच्चों का। रामू टूट मत भाई, बारिश सबकी फसल ले गई है। देखना, इस बार हम दुगनी मेहनत करेंगे, फिर से फसल बोएंगे और अपने बच्चों को भी भूखा नहीं रहने देंगे। सीता दरवाजे पर खड़ी रामू का इंतजार कर रही है। रामू घर लौटता क्या है। हुआ जी, आप इतनी परेशान क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? सब खत्म हो गया सीता। सोचा था बारिश हो गई है, अच्छी फसल हो जाएगी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। एक भी पौधा खला नहीं बचा। बारिश ने हमारी मेहनत की चिता जला दी। अब क्या होगा? घर में ना अन्न है ना काम। मोहन की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। कर्ज का पैसा कहां से चुकाएंगे? पता नहीं सीता, पर अब हम हार तो नहीं मान सकते। शायद अब हमें खेत छोड़कर जंगल का सहारा लेना पड़ेगा। लकड़ियां कटूंगा और उन्हें ही बेचकर जो मिलेगा उसी से गुजारा करेंगे। दोनों चुप थे, आंखों में चिंता पर हल्की उम्मीद थी। आप सही कह रहे हैं।
हम कल ही जंगल जाएंगे और लकड़ी काटने का काम शुरू करेंगे। सही कहती हो सीता, अब रोने से कोई फायदा नहीं। लकड़ियां ही सही, वो हमारी मिट्टी की देने, शायद वहीं से हमारी किस्मत पलटे। अगली सुबह दोनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं, इसी उम्मीद में कि शायद आज उनका घर का चूल्हा चल पाए। ये जंगल तो बहुत बड़ा है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें, और डर भी बहुत लग रहा है। डरो मत सीता, अब तक मेहनत साथ है, रास्ता भी मिल जाएगा। चलो देखते हैं इस तरफ को, सूखी डालियां देख रही है। सुनिए जी, यहाँ कुछ लकड़ियाँ पड़ी है, पर ये तो गली दिखाई दे रही हैं। हाँ, लगता है कल की बारिश ने सब भिगो दिया, पर अब तो हमें जो मिलेगा वही उठाना होगा। शायद बाजार में कोई खरीद ले, 2 पैसे ही सही मिल जाए। अचानक बारिश शुरू हो जाती है, दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। लगता है आज किस्मत भी रूठ गई ना, ठीक लकड़ी मिली ना मौसम ले साथ दिया। नहीं सीता, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। चलो जितनी भी गीली लकड़ी मिली है उठा लेते हैं, कल धूप में सूख देंगे, शायद बेच पाए। दोनों गीली लकड़ियां लेकर घर को आ जाते हैं। दोनों घर पहुंचकर बैठे ही थे कि तभी उन्हें साहूकार की आवाज सुनाई देती है। ओए रामू, बाहर निकल। साहूकार जी, आप यहाँ? बहुत हो गया रामू, बहुत दिन से तेरे नाम का हिसाब बकाया पड़ा है। अब आखिरी बार समझाने आया हूं, या तो पैसा दे या खेत छोड़ दे। साहूकार जी, मैं जानता हूं पैसा बकाया है, लेकिन आप भी तो देख रहे हैं, बारिश ने सब तबाह कर दिया है। थोड़ा वक्त दे दीजिए, मैं मेहनत करके चुका दूंगा। मेहनत तेरी, मेहनत का तो कीचड़ बन गया खेत में। मुझे वक्त नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। जो जमीन तूने गिरवी रखी थी अब वो मेरी होगी। सीता दरवाजे से बाहर आती है, हाथ जोड़कर विनती करती है। मालिक रहम कर, 2 बच्चा बीमार है, घर में अन्न का दाना नहीं है। आप जैसे बड़े लोग अगर गरीबों का हक छीनेंगे तो हम जिएंगे कैसे? हमारा काम रहम से नहीं हिसाब से चलता है। तेरे पति ने उधार लिया था, अब उसका वक्त खत्म। कल सुबह से खेत में मेरे लोग हाल चलाएंगे। साहूकार जी, इतना भी दिल पत्थर का मत बनाइए। उस खेत में मेरे बाप दादा की राख मिली है। आप चाहे तो मैं दिन रात मजदूरी करूंगा, पर वो जमीन मत छीनिए। मुझे बस 1 महीने का वक्त, 1 महीने का वक्त दीजिए, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है दिया, 1 महीने का वक्त। अगर मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं जमीन अपने कब्जे में कर लूंगा। बारिश की हल्की बूंदें फिर से शुरू होती हैं। साहूकार चले जाता है, रामू दुखी होकर रोने लगता है। सीता, सब चला गया खेत, एक उम्मीद अब हमारे पास बचा ही क्या है। हमारा दर्द भगवान ही सुन सकता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे गरीब होना ही अपराध है। क्या हुआ माँ? बाबा आप दोनों उदास क्यों हैं? कुछ नहीं बेटा, हम तो सिर्फ बातें कर रहे थे। चलो तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत खराब है ना। आपने साहूकार से कह तो दिया कि 1 महीने में कर्ज चुका देंगे, लेकिन आपने सोचा है कैसे चुकाएंगे? बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है, जमीन अब किसी काम की बची नहीं। सोचा था जंगल से लकड़ी काटकर बेचेंगे, कम से कम गुजारा तो हो पाएगा, पर लकड़ियां भी गीली है, गीली लकड़ियां कोई खरीदेगा भी नहीं। कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा सीता, ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। अन्न भी खत्म होने वाला है और मोहन की खांसी भी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। एक बारी बारिश रुक जाए, उसके बाद मैं जंगल में फिर से लकड़ी काटने का काम शुरू करूंगा। उन्हें बेचकर ही अब कुछ हो सकता है। जंगल भी बहुत दूर है, ऊपर से जंगली जानवरों का डर। अगर हमें अपने हालात सुधारने हैं तो ये काम तो करना ही पड़ेगा, वरना हम तीनों ऐसे ही भूखे मर जाएंगे। सीता, मौसम साफ है और धूप भी अच्छी आई है। मैं जंगल से कुछ लकड़ियां काट कर लाता हूँ। सुनिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। थोड़ी ज्यादा लकड़ी आ जाएगी तो 2 पैसे भी ज्यादा आ जाएंगे। पर सीता, मोहन बीमार है, वो अकेला कैसे रहेगा? माँ बाबा आप मेरी चिंता मत कीजिए, जब तक आप आएंगे तब तक मैं पढ़ाई करूँगा। ठीक है मोहन बेटा, तुम अपना ध्यान रखना, हम जल्दी ही आएंगे। दोनों जंगल की और निकल पड़ते हैं। उन्हें कुछ गीली लकड़ियां दिखाई पड़ती है, उन्हें काटकर वो वापस बाजार की तरफ चल पड़ते हैं। दोनों छोटे रास्ते से गांव के बाजार में आते हैं। लोग लकड़ी देखकर मोल भाव कर रहे हैं। भाई ये लकड़ी तो आधी गीली है,
इनसे तो धुआं ही निकलेगा। आग नहीं दे दूं तो 2 रुपया, बस, ज्यादा 1 पैसा भी नहीं। ठीक है मालिक, जो दे दो हमें मंजूर है। चलो, कुछ तो मिला इससे, थोड़ा आटा और नमक ले आएंगे। रामू दुकानदार से 2 रुपए देकर एक छोटे थैले में थोड़ा सा राशन खरीदना है। रामू और सीता घर लौटते हैं, पर चेहरे पर हल्की मुस्कान है। मोहन कोने में लेटा है। सीता थैले से रोटी और थोड़ा दूध निकालती है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी। अच्छा हुआ आप लेकर आई। खा ले बेटा, कल और मेहनत करेंगे, शायद कल तेरे लिए दवा भी ले आएंगे। सुनिए जी, ये तो रुपए ही सही, पर आज हमें जीने की वजह दे गए। अब जब तक सांस है, उम्मीद भी है। हाँ सीता, जिंदगी की ये लौ चाहे कितनी भी छोटी हो, पर जब तक चल रही है हम हारे नहीं हैं। रात भर बारिश होती रही और अब तो जैसे आसमान थम गया था, पर रामू के घर में अभी भी आधिया थी। बेटे की सांसें तेज थी, वो बुखार से तप रहा था और सीता की आंखों में डर। सुनिए, देखो ना, मोहन की तबीयत बिगड़ती जा रही है। सांसें लेते वक्त सीने से आवाज आ रही है। मुझे तो डर लग रहा है। सीता, इसे तो तेज बुखार है। आज तो मुझे जंगल जाना ही होगा, घर में कुछ नहीं बचा। अगर लकड़ी नहीं बेची तो दवाई कैसे लाएंगे? पर आप अकेले कैसे जाएंगे? जंगल भी खतरनाक है। सीता, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम बस मोहन का ध्यान रखो, मैं जल्दी लौट आऊंगे। आज चाहे जितना भी थक जाऊं, खाली हाथ वापस नहीं आऊंगा, ये वादा है मेरा। रामू कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल की तरफ निकल पड़ता है। लगता है कल की बारिश ने सब भीगा दिया। ये भीगी हुई लकड़ियां किसी काम की नहीं है। इसके तो अच्छे दाम भी नहीं मिलेंगे, पर क्या करूं, ले जाना जरूरी है, वरना मोहन की दवाई कैसे लाऊंगा? रामू थोड़ा आगे की ओर जाता है, सूखी लकड़ियों की तलाश में। रामू थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और भगवान को याद कर बोलता है, हे भगवान, एक भी लकड़ी सूखी नहीं बची। हर जगह नमी है, बस गीलापन है, और मैं हूं जो हर बार खाली हाथ लौट जाता हूं। ना मैं अपनी बीवी के लिए कुछ कर पाया, ना अपने बीमार बच्चे के लिए। हर दिन बस झूठी तसल्ली देता रहा, सब ठीक हो जाएगा करके। क्यों भगवान, क्यों इतनी बड़ी सजा दी? तूने क्या कसूर था मेरा? मैं तो बस मेहनत की थी दिन रात खेतों में, फिर भी तूने मेरा खेत छीन लिया, मेरी फसल छीन ली, और अब मेरे बच्चे को भी छीनना चाहता है। रामू खाली हाथ घर की तरफ लौट आता है। क्या हुआ जी, आप बड़ी जल्दी लौट आए। क्या करूं सीता, जंगल में तो एक भी लकड़ी नहीं मिली, सारी लकड़ियां गीली हो चुकी हैं। मोहन की तबीयत बहुत खराब होती जा रही है। उसे तेज बुखार चढ़ चुका है। जल्दी ही डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। पर सीता, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम उसे डॉक्टर के पास ले जा सकें, और अभी गांव में किसी से मांग भी नहीं सकते। सबकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि कोई किसी की मदद कर सके। अब तो बस एक ही काम हो सकता है, आपको साहूकार से मदद मांगनी पड़ेगी। अभी साहूकार का पुराना कर्जा भी वापस नहीं किया, ऊपर से एक और कर्ज। पता नहीं वो पैसे देंगे भी या नहीं। पर हमें अपने बेटे के लिए उनसे कर्ज मांगना ही पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। ठीक है सीता, मैं एक बार उनसे मांग के देखता हूँ। अब आखिरी उम्मीद वहीं से है। रामू साहूकार के घर की ओर चल देता है। क्या बात है रामू, अभी तो 1 महीना है, तू इतनी जल्दी कर्ज देने आ गया? नहीं साहूकार जी, मैं तो आपसे कुछ पैसे मांगने आया हूँ। मेरे बेटे मोहन की तबीयत बहुत खराब है, और अभी हालत ऐसी है कि घर में 1 रुपया नहीं है। हो सके तो आप मेरी मदद कर दीजिए, मैं आपके पैसे जल्दी ही वापस कर दूंगा। देख रामू, अभी तूने पुराना कर्ज वापस नहीं किया और तू दोबारा मांग रहा है। अरे तुझे पता भी है तू वापस कर भी पाएगा या नहीं, मैं तुझे नहीं दे सकता। ऐसा मत बोलिए साहूकार जी, अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। देख रामू, अगर तुझे पैसे चाहिए तो तुझे अपनी जमीन मुझे देनी होगी, और उस जमीन पर तेरा कोई भी हक नहीं होगा। अगर तुझे मंजूर है तो बता, मैं तुझे अभी पैसे देने को तैयार हूँ। ठीक है साहूकार जी, इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। रामू पैसे लेकर घर की तरफ लौट आता है। क्या हुआ जी, साहूकार जी ने पैसे दिए या नहीं? हाँ सीता, पैसे तो मुझे मिल गए, लेकिन अब हमारा खेत हमारा नहीं रहा, साहूकार का हो चुका है। उन्होंने शर्त रखी थी, अगर वो मुझे पैसे देंगे तो उसके बदले हमें अपना खेत उनके नाम करना होगा।
भगवान तो न जाने कैसी परीक्षा ले रहा है। हमारी सब कुछ हाथ से निकलते जा रहा है। अब कोई रास्ता भी नहीं नजर आ रहा। चिंता मत करो सीता, अब मौसम सही हो चुका है और धूप भी अच्छी आने लगी है। कल से मैं फिर से लकड़ी काटने का काम शुरू करूंगा। कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा और इस तरह मेहनत करके हम अपना खेत भी वापस ले लेंगे। आप सही कह रहे हैं। अब तो आखिरी उम्मीद वही है। अगली सुबह रामू जंगल की ओर निकलता है। उसकी नजर दूर दूर तक पेड़ों के नीचे पड़ रही थी। वो क्या है? वहां कोई बैठा है क्या? वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी। सफेद बाल, चेहरे पर झुर्रियां, कमजोरी और भूख से तड़पती हुई। बेटा, कुछ खाने को है क्या? 2 दिन से पेट में आने का एक दाना नहीं गया। माई, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस इस कुल्हाड़ी के अलावा। रामू गहरी सांस लेता है। तभी उसे याद आता है कि सीता ने आते वक्त उसे एक रोटी दी। जब मैं घर से आ रहा था, सीता ने मुझे एक पोटली में 2 सूखी रोटी दी थी और कहा था कि जब भूख लगे तो इसे खा लेना। माई, रोटी ले लो। शायद ज्यादा नहीं है पर पेट को राहत मिल जाएगी। बेटा, तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तेरे जैसे बहुत कम लोग हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। भगवान तुझे हर तकलीफ से दूर रखे। माई, मैं तो इंसानियत निभा रहा हूं। अगर भगवान सच में कुछ देना चाहता है तो मेरे बच्चे को ठीक करते हैं। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी वहां एक तेज रोशनी आती है और जहां बूढ़ी औरत थी वहां पर एक सुंदर परी दिखाई देती है। रामू, तुम इतने दुखी थे, भूखे थे, फिर भी तुमने मेरी मदद की। तुम सच में बहुत अच्छे और सच्चे इंसान हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगी, पर यह वरदान सिर्फ तुम्हारे फैसलों पर निर्भर करता है कि तुम्हारा जीवन कैसा होगा। परी रामू के सामने 3 चीज रखती हैं। एक सोने से भरी थैली, हीरे और जवाहरातों से भरा बक्सा और एक जादुई छड़ी। ये 3 रास्ते हैं। छड़ी, ये तुम्हारे जीवन को सरल बनाएगी पर दूसरों की मदद करने का अवसर भी देगी। सोने चांदी, ये तुम्हें भौतिक सुख देगा पर दिल को संतोष नहीं। हीरे मोतियों का बक्सा, ये तुम्हें नाम और दौलत देगा पर तुम्हारे परिवार और रिश्ते कमजोर हो सकते हैं। अब तुम चुनो रामू, किस रास्ते पर जाना चाहते हो? सच में दुनिया में बहुत लोग दौलत और नाम चाहते हैं, पर मैं वही चाहूंगा जो सही है, जो दूसरों की मदद और खुशी भी ला सके। बहुत अच्छा रामू, तुमने वही चुना जो सच में महत्वपूर्ण है। याद रखना, जो दिल से दूसरों के लिए सोचता है उसकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। इतना बोलते ही परी वहां से गायब हो जाती है और रामू लकड़ियां काटकर और जादुई छड़ी लेकर अपने घर की ओर आ जाता है। रामू की मेहनत और नेकदिली ने उसे जादुई शक्ति दी थी। अब वो घर लौट रहा था, पर सवाल था इस ताकत का सही इस्तेमाल कैसे करें। रामू अंदर आता है। सीता बेटे को सोते हुए देखती है। रामू धीरे से सीता के पास बैठता है और छड़ी हाथ में लेता है। सीता, आज मैंने जंगल में जो देखा और जो अनुभव किया वो सब कुछ बदल देगा। ये छड़ी, ये कोई आम चीज नहीं है। हम इसे सही इस्तेमाल करेंगे और अपने घर और गांव वालों की मदद कर सकते हैं। लेकिन ये बड़ी छड़ी है, हम इससे क्या कर सकते हैं? दूसरों की मदद? इससे तो अपनी जरूरतें भी पूरी नहीं होंगी। सीता, यही खास बात है। छड़ी सिर्फ दौलत या नाम नहीं देती। जो हम चाहते हैं उसे पूरा करने के लिए हमें समझदारी और नेकदिली दिखानी होगी। हम अपने लिए कम, दूसरों के लिए ज्यादा सोचेंगे और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, अगर आप कहते हैं तो हम कोशिश करेंगे। हम अपने लिए नहीं पर दूसरों के लिए इस ताकत का इस्तेमाल करेंगे और शायद उसी में हमारी भी मदद हो जाए। हाँ सीता, हम ऐसा करेंगे। और अब सबसे पहले मोहन की दवा और खाना। वो छड़ी हवा में उठाता और चमत्कार हो जाता है। वहां पर अनाज से भरी बोरियां आ जाती है और मोहन की दवाइयां भी, जिसे देख रामू और सीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हे भगवान, ये कैसे? मोहन की दवा और राशन सब यहाँ? सुनिए, आपकी मेहनत और भरोसा सच में चमत्कार ला गया। सीता, ये हमारी मेहनत और नेकदिली का फल है। छड़ी ने जादू किया
पर असली जादू तो हमारी अच्छाई में था। तभी पीछे से मोहन की आवाज आती है। पापा, खाना। पापा। देखो जी, हमारा बेटा ठीक है। अब हम सब साथ हैं, खुश हैं, और अब हम दूसरों की मदद भी कर। उनके चेहरे पर खुशी और संतोष दिखाता है। साथ में कमरे में रखी सारी राशन और दवा की बोरियां भी चमकती हैं। रामू के पास अब जादुई छड़ी थी, लेकिन उसने अपनी मेहनत कभी नहीं छोड़ी। रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता, बेचता और अपने परिवार और गांव वालों की मदद करता। यही उसकी असली ताकत थी। रामू लकड़ियां काटकर उन्हें बेचने के लिए तैयार करता है। साथ ही जादुई छड़ी से गरीबों को अनाज, दवा और जरूरत की चीजें पहुंचाता है। छड़ी ने मेरी मदद की, पर मेहनत मुझे नहीं छोड़नी चाहिए। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो घर और गांव कैसे खुश रहेंगे? साहूकार दूर से ये सब देखता है। वो चौंकता है और अपने आदमी से कहता है, ये रामू, ये अचानक इतना अमीर कैसे बन गया? लकड़ी बेचकर ये अपने परिवार का खर्च तो निकाल नहीं सकता था, फिर ये दूसरों की मदद कैसे कर रहा है? साहूकार अपने आदमी की तरफ इशारा करता है और धीरे से फुसफुसाता है। देखो इसे, लगता है ये कोई साधारण आदमी नहीं है। कुछ तो है इसमें, या मेहनत का जादू या फिर भगवान की कृपा। हमें इसका राज पता लगाना होगा। साहूकार समझ नहीं पा रहा था कैसे गरीब किसान रामू ने अपनी मेहनत और नेकदिल मदद से सबको चकित कर दिया। साहूकार अपने आदमी को रामू के पीछे भेजता है ताकि वो रामू के अमीर होने का राज पता कर सके। साहूकार का आदमी चुपके से रामू के पीछे जाकर देखा है कि वो छड़ी की मदद से सब कुछ कर रहा है, और वो जाकर सारी बात साहूकार को बताता है। साहूकार साहब, रामू के पास एक छड़ी है। इसी से वो अपने परिवार और गांव की मदद कर रहा है। ये छड़ी जादुई लगती है। तो यही वजह है कि वो इतना अमीर और प्रभावशाली बन गया। अच्छा, अब मैं उसे अपनी चाल से अपनी मर्जी मानने पर मजबूर करूंगा। रामू, देखना, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। दोनों मिलकर रामू से उसकी छड़ी चुराने की योजना बनाते हैं। उसी रात साहूकार का आदमी रामू के घर पहुंचता है, जब उसका परिवार चैन की नींद सो रहा था, और साहूकार का आदमी जादुई छड़ी उठाकर साहूकार के पास चले जाता है। मालिक, ये लीजिए, यही वो छड़ी है जिससे रामू इतना अमीर होते जा रहा है। अब मेरी हवेली बहुत बड़ी हो जाएगी, सारी जमीन मेरे पास आ जाएगी। रामू जैसी मेहनत करने वाले गरीब से मैं सब कुछ छीन लूंगा। हाँ हाँ हाँ, अब इस गांव में मुझसे ज्यादा अमीर कोई नहीं होगा। मैं सब पर राज करूंगा, सब मेरी गुलामी करेंगे। वह छड़ी उठाता है, लेकिन जादुई छड़ी का उल्टा असर शुरू हो जाता है। साहूकार खुद अचानक गरीब हो जाता है। सारी हवेलियां और जमीन उसके हाथ से गायब। क्या हो रहा है? मेरी हवेली, मेरी जमीन कहाँ चली गई? तभी अचानक साहूकार के हाथ से छड़ी गायब हो जाती है। साहूकार को एक अच्छा सबक मिल चुका था। छड़ी वापस रामू के परिवार के पास पहुंच जाती है।